शालिनी एक्साइटेड होते हुए कहती है, इसका मतलब तारा मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति दिला सकती है। रज्जन चुप रहता है। शालिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। शालिनी रज्जन पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बोलिए बाबा, आप इस तरह चुप नहीं रह सकते। क्या तारा मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति दिला सकती है? रज्जन मायूसी के साथ कहता है, पता नहीं बेटी। शालिनी चिढ़ते हुए कहती है, पता नहीं से आपका क्या मतलब है? तारा तो महाशक्ति है ना, तो वो मेरा अभिशाप खत्म क्यों नहीं कर सकती? रज्जन असमंजस में पड़ते हुए कहता है, क्योंकि अभी मुझे ज्ञात नहीं है कि महाशक्ति क्या क्या कर सकती है। मुझे बस इतना ज्ञात है कि महाशक्ति अतीत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होने वाला है वो देख सकती है। उसकी शक्तियां मैं देख कर आ रहा हूँ। उसने यक्षिणी को शिकार करते हुए देखा है और काले साए को भी। रज्जन की बात सुनकर शालिनी कुछ घबरा जाती है। रज्जन शालिनी पर रौब जमाते हुए कहता है, और वैसे भी मैं तुझे बहुत पहले बता चुका हूं कि तुझे तेरे अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। शालिनी नम आंखों के साथ कहती है, मैं अपने अभिशाप के लिए युग बाबू की जान नहीं ले सकती बाबा। रज्जन गुस्सा करते हुए कहता है, अगर तुझे अपने अभिशाप से मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, तुझे युग को मारना पड़ेगा। भूल मत, तुझे तेरे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी, उसके बाद ही तू मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिला पाएगी। क्या तू अपने बाबा को उनके श्राप से मुक्ति नहीं दिलाएगी? भूल गई कि तेरे बाबा ने तुझे किन तकलीफों में पाला है। शालिनी की आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाती है। वो बहुत भावुक हो गई थी। शालिनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं आपको आपके अभिशाप से मुक्ति जरूर दिलाऊंगी बाबा, चाहे उसके लिए मुझे मेरे युग बाबू को ही क्यों न मारना पड़े। रजन खुश होते हुए कहता है, शाबाश यामिनी बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। शालिनी रज्जन को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, क्या तारा को उसकी शक्तियों के बारे में ज्ञात है? रज्जन जवाब देता है, नहीं, उसे अभी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता। पता होगा भी कैसे, वो अभी बस एक बच्ची है। बचपन में तुझे भी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं था, सब मैंने ही तो बताया और सिखाया था। शालिनी मन में सोचती है, काश बाबा, आपने बचपन में मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं होता कि मैं कौन हूं, तो आज मैं ऐसी परेशानी में कभी नहीं फंसती। रज्जन शालिनी को समझाते हुए कहता है, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है यामिनी बेटा, शैतानी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं और हम इस तरह अब कमजोर नहीं पड़ सकते। अब एक तरफ तुझे तेरे मकसद में कामयाब होना है, तो दूसरी तरफ मुझे महाशक्ति का वरूथी बनकर तारा की रक्षा करनी है। शालिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ बाबा, हमें महाशक्ति की रक्षा करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें महाशक्ति को मायाधारी से बचा कर रखना है, जब तक मुझे मेरा ताज नहीं मिल जाता। बस एक बार मुझे मेरा ताज मिल जाए, फिर मैं सबको बता दूंगी कि यक्षिणी क्या चीज है। रज्जन कहता है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना यामिनी बेटी, जिस अमावस्या की रात तुझे युग के साथ संभोग करके उसे मार देना चाहिए था, उस रात तूने उसके साथ संभोग तो कर लिया, पर उसे मार नहीं पाई थी। इसलिए अब तू उसे तभी मार पाएगी जब तुझे तेरा ताज मिलेगा, और युग को मारने के बाद ही तुझे तेरे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। अब वो भी ताकतवर होते जा रहा है, उससे बचकर रहना। शालिनी और रज्जन आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। शालिनी ने अपने राइट साइड में देखा, और जैसे ही उसने राइट साइड देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। राइट साइड देखकर रज्जन भी घबरा गया था। उन दोनों के सामने युग खड़ा हुआ था, जो उन दोनों को एकटक नजर से देखे जा रहा था। युग उन दोनों से करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था। रज्जन और शालिनी आपस में बातें करने में इतना खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला था कि कब वहां पर युग पहुंच गया था। शालिनी एकदम धीरे से कहती है, ये क्या, ये युग बाबू यहाँ पर कब आ गए? कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? शालिनी ने ये बात इतने धीरे से कही थी कि ये बात सिर्फ रज्जन को ही सुनाई दी थी। युग दूर से ही रज्जन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अ, अ, आप तो यामिनी के बाबा है ना? क्या आपने यामिनी को देखा? वो लौट आई है, तो क्या वो आपसे मिलने के लिए आई थी? इतना कहकर युग रज्जन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। युग रज्जन के पास पहुंच पाता उससे पहले ही रज्जन वहां से भागने लग जाता है। युग रज्जन का पीछा करने लग जाता है। शालिनी मूर्ति बनकर वहीं पर खड़ी रहती है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत घबरा गई थी। उसे ये डर सताए जा रहा था कि कहीं युग ने उसकी और रज्जन के बीच की सारी बातें ना सुन ली हो। कहीं उसे अब युग को सारी बातें तो नहीं बतानी पड़ेंगी। शालिनी वहीं पर खड़ी होकर बार बार यही सब सोचे जा रही थी। कुछ ही देर में युग वापस से लौट कर आ जाता है, पर वो अकेला आया था। युग काफी थका हुआ लग रहा था। शालिनी हिचकिचाते हुए कहती है,
आप आ गए युग जी? आप ठीक तो है ना? युग हाँफते हुए कहता है। हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। शालिनी अपने बाबा की फिक्र करते हुए कहती है। और वो बूढ़ा, वो कहाँ है? युग कुछ जवाब नहीं देता है। शालिनी को अपने बाबा की और फिक्र होने लग जाती है। शालिनी फिर हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, वो बूढ़ा? युग जी? युग लंबी आह भरते हुए कहता है, वो भाग निकला शालिनी। शालिनी जैसे ही ये बात सुनती है तब जाकर उसके मन को शांति मिलती है और वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। युग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि यामिनी के बाबा थे शालिनी। और जिस रात हम अघोरी के ठिकाने से लौट रहे थे काली पोशाक में इन्हीं ने मुझ पर हमला किया था। और उस दिन ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर भी। शालिनी हैरानी के साथ पूछती है, आपको ये बात कैसे पता चली युग जी? क्या आपने उन्हें पकड़ लिया था? युग जवाब देता है, नहीं शालिनी, बूढ़ा होने के बावजूद वो मुझसे तेज भाग रहा था। पता नहीं कैसे फिर वो काला झाड़ी जंगल में कहाँ गायब हो गए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शालिनी युग को घूरते हुए कहती है, फिर आप कैसे कह सकते हैं युग जी कि उस रात उसी बूढ़े ने आप पर हमला किया था? युग अपना पक्ष रखते हुए कहता है, क्योंकि उस रात जिसने मुझ पर हमला किया था वो लेफ्टी था और यामिनी के बाबा भी लेफ्टी ही थे। जो इंसान लेफ्टी होता है वो हर काम में अपना लेफ्ट हाथ पैर सबसे पहले आगे बढ़ाता है। यामिनी के बाबा ने भी भागने के लिए सबसे पहले लेफ्ट पैर ही आगे बढ़ाया था। युग अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है उस अमावस्या की रात यामिनी के बाबा ने ही उसको मारा होगा काली पोशाक पहनकर। युग की बातें सुनकर शालिनी को गुस्सा आ जाता है और वो युग पर चिढ़ते हुए कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं युग जी? भला एक बाप अपनी औलाद को कैसे मार सकता है? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, तुम यामिनी के बाबा को अच्छे से नहीं जानती शालिनी। मैंने देखा था उनकी आंखों में वो गुस्सा जब उन्होंने मुझे और यामिनी को एक साथ देख लिया था। कैसी कैसी बातें कर रहे थे वो मुझे और यामिनी को लेकर। जो बाप अपनी बेटी को बदचलन कह सकता है वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। शालिनी गुस्से के साथ कहती है, युग जी प्लीज चुप हो जाइए। यामिनी के बाबा वो काली पोशाक वाले आदमी नहीं हो सकते। युग तुरंत पलट कर कहता है, क्यों नहीं हो सकते? शालिनी बौखलाहट के साथ कहती है, क्योंकि जिसने यामिनी को मारा था वो लेफ्टी नहीं राइटी था। उसने राइट हैंड से यामिनी के पेट में चाकू घोंपा था। शालिनी की बातें सुनकर युग दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शालिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता है शालिनी कि उस काली पोशाक वाले ने यामिनी के पेट में राइट हैंड से वार किया था या फिर लेफ्ट हैंड से? शालिनी अपने कहे पर पछताने लग जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। युग शालिनी पर दबाव बनाते हुए पूछता है, चुप क्यों हो शालिनी? बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इससे पहले भी शालिनी कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी और शालिनी को अच्छे से पता था कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जा सकता था। शालिनी जानबूझकर हंसने का नाटक करते हुए कहती है, आपने ही तो बताया था युग जी। युग हैरानी के साथ कहता है, मैंने बताया था? पर कब? शालिनी अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, युग जी आपने ही बताया था। आप अपना सब भूल जाते हैं। आपने मुझे यामिनी के बारे में एक एक चीज बताई है। कैसे न बताते आप? उससे इतना प्यार जो करते थे। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, मैंने शालिनी को ये सब कब बता दिया? मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं? आजकल मैं बहुत कुछ भूलने लगा हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं कि पिछली अमावस्या की रात मेरे साथ क्या हुआ था। शालिनी युग को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहती है, आपने मुझे यामिनी के बारे में और अपने बारे में सब कुछ बताया है। आप मुझसे थोड़ी कुछ छुपा सकते हैं। आपने तो मुझे ये भी बताया है कि उस रात यामिनी और आप दोनों घाट पर क्या कर रहे थे। आप दोनों। शालिनी इसके आगे कुछ बोलती है उससे पहले ही युग उसे रोकते हुए कहता है, बस बस शालिनी, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। शालिनी चुप हो जाती है। शालिनी कुछ और ना बोलने लग जाए इसलिए युग टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि तुम यामिनी के बाबा से कुछ बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी तुम शालिनी? शालिनी फिर घबरा जाती है। शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं युग जी, मैं भला यामिनी के बाबा से क्या बात करूंगी? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं शालिनी, मैंने देखा था तुम यामिनी के बाबा से कुछ तो बात कर रही थी। शालिनी तुरंत अपना दिमाग दौड़ाती है और जल्दी से बहाना बनाते हुए कहती है, वो तो मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं उनकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो क्या है ना, मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी मेरी इन पर नजर पड़ी। मुझे बेचारे बड़े गरीब नजर आए। मुझे लगा था कोई भिखारी है इसलिए बाहर आ गई थी ये पूछने कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तभी इतने में आप आ गए और आपको देखते से ही भागने लगे।
प्रेम में पड़े लड़कों को उल्लू बनाना बड़ा आसान होता है और इस वक्त शालिनी भी युग के साथ कुछ वही कर रही थी। युग कुछ और पूछता उससे पहले ही शालिनी बोल पड़ती है, अरे मैं तो चाय गैस पर ही रख कर आ गई, पक गई होगी अभी। इतना कहकर शालिनी धड़ाधड़ अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ रोंकामुचा गांव में जानकी हॉल में बैठी हुई काफी परेशान लग रही थी। उसके सिवा पूरी हवेली में कोई और नहीं था। जानकी खुद से बातें करते हुए कहती है, ये रजनी, अमोदिता, वंदना तीनों कहाँ पर चली गई? दोपहर होने वाली है पर इनका कुछ अता पता नहीं। ये तीनों बताकर भी नहीं गई। ऊपर से मेरे उनका और ये सुदेश का भी फोन नहीं लग रहा। ये दोनों भी सुबह उठते से ही पता नहीं कहाँ पर चले गए। जानकी यही सब सोचकर परेशान हुए जा रही थी। रजनी, अमोदिता और वंदना की फिक्र उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जानकी खुद से कहती है, ये तीनों जहां भी हो बस ठीक हो, सही सलामत घर आ जाएं। बस एक बार ये घर आ जाएं, फिर अच्छे से इनकी खबर लूंगी। मेरी तबीयत क्या खराब रहने लग गई, घर के सारे फैसले खुद अकेले लेने लग गई। बताकर भी नहीं जाती हैं कि कहाँ जा रही हैं, आने दो इन्हें। जानकी बार बार बस यही बात दोहराई जा रही थी और जब उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो देखती है कि सामने से रजनी, अमोदिता और वंदना तीनों एक साथ चले आ रहे थे। वंदना और रजनी के हाथ पैरों में सफेद पट्टी बंधी हुई थी, कल रात के हादसे के कारण। अमोदिता एकदम सही सलामत थी, उसे कोई चोट नहीं आई थी। जानकी फुर्ती के साथ अपनी जगह पर से उठती है और हड़बड़ाहट के साथ कहती है, ये क्या हुआ? तुम दोनों को ये चोट कैसे लगी? रजनी, अमोदिता और वंदना तीनों घबरा जाती हैं। रजनी कोई बहाना सोचते हुए कहती है, वो भाभी। रजनी इसके आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, वो क्या है ना बुआ जी, हम लोग मंदिर गए थे और वंदना भाभी का पैर मंदिर की सीढ़ियों से फिसल गया और वंदना भाभी को ही बचाने के चक्कर में माँ का पैर भी फिसल गया। दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों गुलाटियां खाते हुए सीधे सीढ़ियों से नीचे आ गई, जिस कारण इन्हें ये चोट लग गई। जानकी घबराते हुए कहती है, हे राम, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अमोदिता फिर कहती है, नहीं बुआ जी, ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। डॉक्टर ने कहा है 1 आध हफ्ते में ये ठीक हो जाएगी। जानकी अमोदिता को देखते हुए कहती है, तू भी तो इनके साथ मंदिर गई थी ना, तुझे चोट नहीं आई? अमोदिता हंसते हुए कहती है, मुझे कैसे चोट आएगी बुआ जी, मैं संभल कर चलती हूँ, माँ और भाभी की तरह नहीं हूँ। रजनी अमोदिता को बस घूरते रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। जानकी कहती है, अगर तुम तीनों को मंदिर ही जाना था तो बता कर जाती ना, ऐसे बिन बताए कौन जाता है? अमोदिता कहती है, वो आप सो रही थी ना और आपकी तबीयत भी खराब है, इसलिए परेशान नहीं किया आपको। जानकी कुछ और पूछती उससे पहले ही अमोदिता कहती है, मैं माँ और वंदना भाभी को अपने कमरे में ले जाती हूँ। डॉक्टर ने कहा है इन्हें आराम की जरूरत है, फिर वापस आकर आपको सब कुछ डिटेल्स में बताती हूँ। जानकी कहती है, हाँ ले जा, पर संभल कर ले जाना। कुछ ही देर में अमोदिता रजनी और वंदना को अपने कमरे में ले आती है। इस वक्त वंदना और रजनी अमोदिता के बेड पर आराम कर रही थी। वंदना अमोदिता की तारीफ करते हुए कहती है, वाह अमोदिता, तू तो बहाना बनाने में बड़ी चंट निकली, क्या बहाना बनाया है? अमोदिता हंसते हुए रजनी की तरफ देखते हुए कहती है, सब माँ से ही तो सीखा है वंदना भाभी। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, सब कुछ मैंने नहीं सिखाया तुझे, और वो मंत्र तो बिल्कुल नहीं जो कल रात तूने पढ़े थे। जैसे ही रजनी ये बात बोलती है, अमोदिता की हंसी गायब हो जाती है। वंदना भी सीरियस होते हुए कहती है, हाँ अमोदिता, तूने बताया नहीं कि आखिर तुझे वो मंत्र कहाँ से पता चले जो कल रात तूने पढ़े थे? तूने ये सब कब सीख लिया? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।